सो यू विल जस्ट राइट दिस इफ नेम इज इक्वल टू मेन, राइट, और फिर आप यहाँ पे इस प्रोसीजर को कॉल कर लेंगे। अब आपके पास यहाँ प्ले का बटन होता है एंड्रॉयड में, नीचे आप वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे कोड को, तो ये आपको ये इसकी आउटपुट भी शो करेगा, राइट। तो मैं इस सैम्पल को यहाँ चैट में पेस्ट भी कर देता हूँ एंड आई ट्राई कि मैं इसको ग्रुप में भी अपलोड कर दूँ क्लासरूम में। सो दिस गोज़ लाइक दिस, राइट। तो आप कोई भी प्रोसीजर लिखेंगे, नीचे आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, इफ नेम इज इक्वल टू मेन, और नीचे उसको कॉल कर लेना है। जिस भी तरीके से कॉल करेंगे इट शुड वर्क फॉर यू दैन। ठीक हो गया जी। सब ठीक हो गया। तो इसे ट्राई Yes, sir. कीजिएगा। Thank you, sir. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो शेयर दैट अगेन, आप क्लासरूम में पोस्ट कर दीजिएगा या दोबारा शेयर कीजिएगा, राइट। सो विल सॉर्ट दैट आउट। ठीक है सर। ओके जी, और कोई सवाल? ओके सर एक बार प्लीज रिवाइज कर दें इसे। क्या चीज़? एक बार इसे रिवाइज कर दें सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है और मेरे पास लिंक एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा था इसका। प्रोसीजर लिखेंगे आपने, मिसाल के तौर पे ये रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग प्रोसीजर लिखा, एंड्रॉयड में आपने पाइड्रॉट को खोला, उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट की, फ़ाइल को सेव मैंने कहा कर लें तो बेहतर है। सो आप उसमें ये प्रोसीजर लिख देंगे। उसके बाद आपने ये लाइन लिखनी है, इफ नेम इज़ इक्वल टू मेन, और ऐसे ही लिखनी है जैसे आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो इसको लोकेट करता है कि अगर कहीं ये लिखा हुआ है तो वो इसको एग्जीक्यूट करता है, राइट। अब इसके अंदर आप जो चीज़ लिखेंगे बेसिकली वो एग्जीक्यूट होगी। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग, यानी आप इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये यहाँ जाके इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेगा, और जो भी आप यहाँ प्रिंट कर रहे हैं तो जो रिटर्न वैल्यू है वो इसकी यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगी, राइट। सो वी जस्ट सॉ दैट कि जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये हमारे लिए रिजल्ट भी उसका ABC हुआ, तो इट इज़ ओनली BC नाउ, राइट। तो इसे आप इसे अब ट्राई करके देखेंगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन लेट मी नो अगेन, राइट। ओके सर, दिस शुड वर्क। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं। एक तो हमने कुछ प्रोसीजर्स के बारे में लास्ट टाइम चूँकि बात की थी, तो और वो कुछ एग्जांपल्स आपने एग्जीक्यूट भी करनी थी, राइट। सो देयर वाज वन स्क्वायर। सो स्क्वायर प्रोसीजर आपको पता है बहुत आसान होता है। तो लेट मी जस्ट राइट डेफ SQUARE square. It takes a number as input and it should return num star num, right. So ये सादा सा स्क्वायर प्रोसीजर है जो हमारे लिए काम करेगा। ओके, और अब अगर मैं कोई नंबर डिफ़ाइन करूँ, मिसाल के तौर पे 10, और फिर मैं इसको स्क्वायर को पास कर दूँ, दिस इज़ हाउ वी कॉल द प्रोसीजर। तो मैं इसको ये नंबर पास करूँ तो इट हैज़ गिवन अस 100, द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। सिमिलरली एक प्रोसीजर हमें लिखना था सम ऑफ 3, तो मैं उसको भी यहाँ पे लिखता हूँ, सम ऑफ 3। इट टेक्स एज इनपुट 3 numbers, so I say num1, num2, num3, and it should return num1 plus num2 plus num3. So we run this module again, and now if I call it like sum of 3 and I pass the numbers directly, say 10, 20, 30, it gives us 60, right. तो ये दोनों वेरिएशंस आपको नज़र आ रही हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वेरिएबल्स डिफाइन कर लें, उन वेरिएबल्स को फंक्शन को पास कर दें, या डायरेक्टली वैल्यूज़ पास कर दें, बोथ वर्क ऑल राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हम छोटी सी ट्वीक ये कर सकते हैं कि हम यहाँ रिटर्न की बजाय यूँ लिख दें कि एक वेरिएबल सम डिफाइन कर लें, उसमें इसको स्टोर कर लें और रिटर्न सम, राइट। इन दोनों का एक ही मतलब है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, सो इफ आई कॉल दिस नाउ इट स्टिल गिव्स मी 60। ठीक है, एवरीबॉडी इज ओके सो फार?
Yes, sir. Next. Yes, sir. Okay, the next was a base. कि हम एक प्रोसीजर डिफाइन करें. A base, it takes as input string the two strings. So I say S1 and S2 are two strings that it takes as input, and it is supposed to return S1 plus S2 plus S2 plus S1. That's how simple it is. So now if I call a base and I give it A and B, it should give me A, B, B, A, right? पहली स्ट्रिंग एक बार, दूसरी स्ट्रिंग दो बार, और फिर पहली स्ट्रिंग एक बार. ठीक हो गया. ये तीनों प्रोसीजर हमने यहाँ पे अभी लिखकर एग्जीक्यूट करके देख लिए. द नेक्स्ट इज फाइंड सेकेंड. Define a procedure find second that takes two strings as its input, a search string and a target string. तो दो strings बतौर input लेगा, एक search string, right, और एक target string. यानी एक वो string जिसमें हमें तलाश करना है और एक वो string जिसको हमें तलाश करना है. It should output a number located at the second occurrence of the target string within the search string, right. मिसाल के तौर पे चलें हम यही string ले लेते हैं, right. Danton. Okay, it should go here. हम यहाँ declaration यहाँ डालते हैं. Danton. Danton एक string है और हमें प्रोसीजर लिखना है find second. तो हम यहाँ प्रोसीजर लिखते हैं def find second, right. It takes as input search string and target string. सॉरी. अच्छा, अब मुझे ये मालूम है कि मैं ये कर सकता हूँ. चलें यहीं एक ही स्टेटमेंट में रिटर्न भी कर देते हैं. रिटर्न में कहता हूँ फाइंड सर्च स्ट्रिंग डॉट फाइंड टारगेट स्ट्रिंग. ठीक है. ये सिंपल स्टेटमेंट जो है अगर मैं लिखूंगा तो मुझे मालूम है कि जो स्ट्रिंग मैं तलाश करना चाहता हूँ, ठीक है, उसकी पहली अकरेंस मुझे मिल जाएगी. तो हम पहले इसको चेक करते हैं कि क्या हमें पहली अकरेंस मिल रही है इसकी. तो हम इसको रन करते हैं. Danton, and now I say find second. तो यहाँ पे मैं Danton पास करता हूँ और ढूंढना मैं क्या चाहता हूँ. मिसाल के तौर पे मैं ऑडेस ढूंढना चाहता हूँ. It gave me 5. So it says कि जी 0 1 2 3 4 5 5 के ऊपर ऑडेस लोकेटेड है. ठीक है. तो ये काम हम इस प्रोसीजर से एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमें करना ये है कि हमें पहली अकरेंस नहीं बल्कि ऑडेस की दूसरी अकरेंस तलाश करनी है. और ये काम हम पिछले यूनिट में ऑलरेडी कर चुके. तो कैन एनीबॉडी हेल्प मी विद दिस कि हम इसको सेकंड अकरेंस तक कैसे लेके जाएं. सर उसको फर्स्ट में स्टोर करके फर्स्ट प्लस 1 भी कर सकते हैं या एक ही स्ट्रिंग में लिख सकते हैं. ओके, यानी हम यूँ लिख सकते हैं, एक वेरिएबल ले लें, फर्स्ट अकरेंस इज इक्वल टू search string dot find target string. Sorry, right. और फिर यहाँ लिख दें फर्स्ट प्लस 1. यस सर. ऐसे कर लें. जी. चलिए ऐसा करके देखते हैं इससे हमारा मसला हल होता है या नहीं होता. ये काम ज़ाहिर है आप पहले कर चुके हैं, सो यू वुड बी अ लिटिल कन्वर्सेंट विद इट. सो Danton and find second. So right, it works. So if you will count from here, you will find that this second occurrence is at Audace. The occurrence is at location 25.
और अगर मैं चाहूँ कि नहीं मैं दूसरी भी नहीं बल्कि तीसरी लोकेशन ढूंढना चाहता हूँ तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? सर ये रिटर्न की जगह ये सेकंड में स्टोर कर लेंगे और हम रिटर्न जो है एक वो थर्ड वाली बिल्कुल कर देंगे। एक और वेरिएबल ले लेते हैं। क्या ज़रूरी है कि इस वेरिएबल का नाम सेकंड रखा जाए? नहीं सर, कोई भी रखो। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो हम लिखते हैं फर्स्ट प्लस 1 यहाँ, सॉरी, और यहाँ कर देते हैं सेकंड प्लस 1। ठीक है, ओके। शुड इट वर्क नाउ? तो चलिए जी दोबारा चेक करते हैं कि क्या इसने तीसरी अकरेंस भी तलाश कर ली है या नहीं। तो प्रोसीजर का नाम तो यही है। सो यस, इट हैज़ फाउंड द लोकेशन फॉर द थर्ड अकरेंस एज वेल विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है जी। ओके सर। So please everybody have a look at this code for the find second, जिसमें हम find second की बजाय find third पे भी चले गए। So and let me know if you have any confusions, if you have any doubts, if you have any questions, if you want me to repeat anything, please let me know. सर हम फाइंड के बाद पैरेंथेसिस में लास्ट वाली की लोकेशन लिख के भी सेंड निकाल सकते हैं ना, नेक्स्ट वाला। यानी जैसा कि सर हमने टारगेट स्ट्रिंग लिखा है, अगर हम इसमें टारगेट स्ट्रिंग के बाद लिखें 25 की जगह पे 26 लिखें तो वो उससे आगे सर्च करेगा। बात ये है कि अगर मैंने मैन्युअली नंबर लिखना है तो फिर मेरी प्रोग्रामिंग का तो कोई फ़ायदा ना हुआ। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम मेरी इंटरवेंशन के बगैर काम करने की सलाहियत रखता हो। तो अगर मैं ये नंबर रीड करके ख़ुद वहाँ जाके नंबर लिखना है तो इसका मतलब ये है कि मेरे प्रोग्राम का खुदकार होने का निज़ाम मैंने ख़त्म कर दिया। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में ये सलाहियत हो कि जो जो काम उसको करने हैं वो मेरी इन्वॉल्वमेंट के बगैर करे। मैं उसे इतना जेनेरिक कोड लिख कर दूँ कि वो खुद से ये सारी चीज़ें कर सके। तो 25 लिखने से या 26 लिखने से आपका मसला यकीनन हल हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम का खुदकार होना जो है उस पर सवालिया निशान आ जाएगा। ओके सर। जी कोई और बात? ओके, नेक्स्ट इज मेकिंग डिसीजंस। तो अभी हमने थोड़ी सी एग्जांपल्स देखी प्रोसीजर्स की कि प्रोसीजर्स कैसे लिखे जाते हैं। इन अ नटशेल हमने ये कहा कि प्रोसीजर लिखने के लिए आप हमेशा शुरू में लिखते हैं डेफ का कीवर्ड। डेफ का कीवर्ड लिखने के बाद आप प्रोसीजर का नाम लिखते हैं जो आपने खुद ही मुंतखब करना होता है, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर अगर उस प्रोसीजर की कोई इनपुट है तो वो बताते हैं। अगर इनपुट एक से ज़्यादा हो तो उन्हें कॉमा के ज़रिए सेपरेट किया जाता है, और फिर उसके बाद आप लिखते हैं कॉलन। कॉलन के बाद जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपकी जो कोड की इंडेंटेशन है वो एक टैब ऑटोमेटिकली आगे होती है, यानी अब जो आप लिखने जा रहे हैं वो बॉडी ऑफ द फंक्शन है। तो जब आप बॉडी लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपने वो काम जो उस प्रोसीजर के ज़िम्मे है वो आप काम वहाँ पे लिखते हैं कि ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। और आम तौर पर प्रोसीजर जो है उसकी आखिरी स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट होती है। रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आपने उस प्रोसीजर का कोई भी जवाब है तो वो रिटर्न कर देते हैं आप वहाँ से। So, इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखी, एंड एज यू प्रैक्टिस इट यू विल लर्न इट बेटर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मेकिंग डिसीजंस, राइट। अक्सर ऐसा होता है कि हमें क्वांटिटीज़ को, स्ट्रिंग्स को, मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ डेटा आइटम्स को कंपेयर करना होता है, ठीक है। और उन कंपैरिजन्स के नतीजे में हमें कोई फ़ैसला करना होता है कि हमें क्या काम करना चाहिए। अगर कंपैरिजन का जवाब कोई एक आए तो हम कोई एक काम करते हैं, और अगर कंपैरिजन का जवाब कोई दूसरा आए तो हम कोई दूसरा काम करते हैं। यानी हम क्या करेंगे ये इस बात पर मुनहसर होता है कि हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं उसका नतीजा क्या है, ठीक है। इट्स प्रीटी मच लाइक कि जनाब अगर चाय उबल गई है तो आप इसे चूल्हे को बंद कर देंगे, और अगर नहीं उबली है तो चूल्हा चलता रहने देंगे, राइट। इट्स वेरी सिंपल। तो आपका ये जो डिसीजन है कि चूल्हा मज़ीद चलेगा या नहीं चलेगा, ये इस बात पर मुनहसर है
कि जो ड्यू टेम्परेचर है या ड्यू कंडीशन है टी की वो मीट हो गई है या नहीं हो गई, राइट। सो लाइक ऑल अदर लैंग्वेजेस एंड लाइक रियल लाइफ, हमारे पास पाइथन में भी कंपैरिजन के लिए बहुत से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। इनके बारे में आप मैथमेटिकली भी जानते हैं। मिसाल के तौर पे एक है लेस देन, ठीक है, एक है ग्रेटर देन, फिर लेस देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। और हम इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, अगर हम यहाँ शेल में जाके लिखें, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ 7 लेस देन 3, तो इसका जवाब क्या होगा? 7 लेस देन 3, इसका जवाब क्या होगा? गलत होगा जी, गलत, यस, इट विल बी फॉल्स। तो इसका जवाब है फॉल्स। तो जो कंपैरिजन्स हैं उनका जवाब ट्रू फॉल्स में आता है, ठीक है। सो इट विल टेल यू इधर ट्रू और फॉल्स। अगर मैं लिखूं 7 ग्रेटर देन 3, तो क्या जवाब आएगा? ट्रू। ट्रू। It should give me true because 7 is greater than 3. अच्छा, अगर मैं लिखूं 7 less than equal to 3, गलत, रॉन्ग आएगा। फॉल्स आएगा। 7 लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब है कि 7 या तो 3 के बराबर है या 3 से छोटा है। अब 7 ना 3 के बराबर है ना 3 से छोटा है, तो इट विल बी फॉल्स। और अगर मैं लिखूं 7 ग्रेटर इक्वल 3, ट्रू। ये ट्रू। तो True ये होगा। ट्रू होगा, बिकॉज इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि 7 या तो 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है। अब वो 3 के बराबर तो नहीं है, लेकिन चूंकि 3 से बड़ा है तो इस स्टेटमेंट का जवाब ट्रू होगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं लिखता हूँ 7 इक्वल 3, इसका क्या जवाब होगा? गलत होगा। फॉल्स। फॉल्स, गलत होगा सर। राइट। अच्छा, अभी तक आप जो ये साइन इस्तेमाल करते आए हैं, हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इस असाइनमेंट का मतलब इक्वलिटी नहीं होता। आम तौर पे हम रीड करते हुए इक्वल कह देते हैं, मैं भी कह देता हूँ, आप भी कह देते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो सिंगल ऑपरेटर होता है ये इक्वलिटी के लिए नहीं होता, ये असाइनमेंट के लिए होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ है, कंटेनर है, राइट हैंड साइड की वैल्यू उसमें प्लेस कर दी जाए। मिसाल के तौर पे जब आप लिखते हैं नंबर इज़ इक्वल टू 10, तो इसका मतलब इज़ इक्वल टू नहीं होता। इसका मतलब बुनियादी तौर पे ये होता है कि जो 10 वैल्यू है वो नंबर के अंदर प्लेस कर दी जाए, तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। और जो इक्वलिटी है वो यूँ डबल लिखी जाती है। तो इक्वलिटी ये चेक करती है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं या नहीं। तो इस केस में नहीं है, तो जवाब आया फॉल्स। इसी तरीके से अगर मैंने नॉट इक्वल चेक करना है, तो मैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर एक बार लिखता हूँ। तो 7 नॉट इक्वल 3, इसका जवाब क्या होगा? ट्रू। ट्रू, बिकॉज 7 इज नॉट इक्वल टू 3, राइट। सो ये चीदा ऑपरेटर्स हैं, जिन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। दैट टेल्स के आप कंपैरिजन कर सकते हैं और उस कंपैरिजन का जवाब आपके सामने बूलियन फॉर्म में आता है, यानी ट्रू फॉल्स में आता है। तो ट्रू फॉल्स को हम आमतौर पे बूलियन वैल्यूज़ कहते हैं। एटॉमिक वैल्यूज़ हैं, 0 1 हैं या ट्रू फॉल्स हैं, सो दीज आर कॉल्ड बूलियन वैल्यूज़। ओके, अब ये एक छोटा सा सवाल आपको नज़र आ रहा है, इक्वलिटी कंपैरिजन्स, राइट। And the question is, why is the equality comparison done using this double operator instead of the single? ज़रा ऑप्शंस रीड कीजिए और बताइए कि आपको कौन सी ऑप्शन ठीक लगती है। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, यस सर। ओके। ऑप्शन डी सर। किसी और को मुख्तलिफ लग रहा है? नो सर। अच्छा, सभी को डी D ऑप्शन लग रही है। देख लें, ऑप्शन ए इज बिकॉज दिस सिंगल इक्वल मीन्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ये ठीक नहीं है। गलत है। बिकॉज नॉट इक्वल यूजेस 2 कैरेक्टर्स, तो चूंकि नॉट इक्वल 2 कैरेक्टर इस्तेमाल करता है, तो फिर वो पाइथन कहती है नहीं जी, मैं तो डबल इक्वल के लिए भी डबल कैरेक्टर इस्तेमाल करूँगी, तो ये वाली बात नहीं ठीक। गलत है। लॉजिक तो है ना।
तो ठीक लग रही है आपको ये बात? ठीक नहीं है लेकिन बात तो है। अच्छा चले, ठीक हो गया। The third is because Gaudio van Rossum, who is the creator of Python, really likes the single equal sign. उसको बहुत पसंद है ये साइन। ये भी ठीक नहीं लग रही बात आपको? सर ये तो उसी से पूछना पड़ेगा। ओके, ठीक हो गया, चलिए उसको फ़ोन मिलाते हैं। सो बिकॉज दिस सिंगल जो ऑपरेटर है इट इज़ यूज फॉर असाइनमेंट, राइट? सो दैट्स वाई, सो चूँकि सिंगल ऑपरेटर आपका असाइनमेंट के लिए रिजर्व्ड है तो डबल इज़ यूज फॉर इंडिकेशन ऑफ द इक्वलिटी कंपैरिजन। दानिश बेटा आप अपना कैमरा बंद कर सकते हैं, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर बैंडविड्थ? अच्छा, नेक्स्ट इज़ इफ़ स्टेटमेंट। अब ये जो डिसीजन मेकिंग होती है ज़ाहिर है ये हमेशा इफ्स के साथ ही होती है। लाइक वी से इफ़ द टी इज़ बॉइल्ड, तो हम चूल्हा बंद कर देते हैं, एल्स चलता रहने देते हैं, राइट? तो जो हमारी डिसीजन मेकिंग होती है उसमें इफ़ एल्स का अमल दखल होता है। अगर उर्दू में अगर हम कहें तो हम कहेंगे अगर वरना, अगर ऐसा है तो ऐसा कर लें, वरना whatever else कुछ और कर लें, राइट? सो अगर और वरना दो ऐसे लफ्ज़ हैं जो जब भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमारे सामने आते हैं। तो पाइथन के अंदर भी जब हमने डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉमन जो इस्तेमाल में आने वाले कीवर्ड्स हैं वो इफ़ एल्स हैं, राइट? अच्छा, अब इफ़ एल्स कैसे लिखा जाता है? अगर आप ये देखें तो आप लिखते हैं इफ़, फिर आगे लिखते हैं एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, जो चीज़ आपने चेक करनी है। इफ़ 7 इज़ लेस दैन 3, इफ़ द टी इज़ बॉइल्ड, इफ़ इट इज़ क्लाउडी और वट एवर, राइट? और फिर आप लिखते हैं ब्लॉक ऑफ, और उसके बाद वही कॉलन जैसे आप फंक्शन प्रोसीजर के एंड पे लिख रहे थे, फिर आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं कि अच्छा अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या करना है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट्स ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो है ये सिर्फ उस सूरत में एग्जीक्यूट होगा अगर ये वाली इफ़ कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये वाली इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है? मिसाल के तौर पे हम एक छोटा सा प्रोसीजर यहाँ पे लिख रहे हैं। आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? कैन एनीवन टेल व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू? सो जो चेंज नहीं हो सकती, जो डिफाइंड है ये चेंज नहीं हो सकती। जो एग्जैक्ट होती है ना वही होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? कैन एनीवन टेल? ओके, यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट, आप सबने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा कि कोई भी जो नंबर होता है तो उसमें हम उसकी दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मैग्नीट्यूड और एक होता है साइन, राइट? मिसाल के तौर पे एक नंबर है 77, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 77 मैग्नीट्यूड का मतलब मिकदार होता है, तो 77 इसकी मिकदार है और इसका साइन क्या है? प्लस। अच्छा, हमें ये मालूम है कि जब हम आम तौर पे नंबर्स लिखते हैं तो हम उन्हें पॉजिटिव ही अज्यूम करते हैं और प्लस हम कभी उनके साथ नहीं लिखते, लेकिन अगर नंबर नेगेटिव हो तो फिर हम नेगेटिव उनके साथ लिखते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर नंबर है -77, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 77 और इसका साइन क्या है? नेगेटिव, राइट? सो जो एब्सोल्यूट नंबर होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है सॉरी किसी भी नंबर की, वो वैल्यू साइन को छोड़कर जो उसकी मैग्नीट्यूड है सिर्फ वो होती है। मिसाल के तौर पे अगर नंबर है 77 तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 77 होगी, लेकिन अगर नंबर है -77 तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 77, राइट? यानी आप नंबर को इग्नोर करके सिर्फ मैग्नीट्यूड जब बता रहे होते हैं तो आप कहते हैं जी हम एब्सोल्यूट वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है? और अगर आप ये छोटी सी एग्जांपल देखें एक फंक्शन की, हमने एक फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका नाम हमने रखा है एब्सोल्यूट, राइट? और ये बतौर
इनपुट ले रहा है एक नंबर और ये रिटर्न करता है इस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अब हमें मालूम है कि अगर तो नंबर मुस्बत है तो फिर तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वही है जो कि वो नंबर खुद है, उसको कुछ भी तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नंबर नेगेटिव है, इफ़ नंबर इज़ लेस दैन ज़ीरो, हम कैसे चेक करेंगे कि नंबर नेगेटिव है? हम कहेंगे कि अगर नंबर ज़ीरो से छोटा है तो फिर क्या करें? नंबर इज़ असाइंड माइनस नम टू द नंबर, राइट। अब नंबर चूंकि ऑलरेडी नेगेटिव है तो उसको दोबारा नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाते हैं पॉजिटिव, राइट। और फिर आप क्या लिखते हैं? रिटर्न नम, कि उस नंबर को रिटर्न कर दें। अब ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये जो दो लाइनें हैं, ये सिर्फ उस सूरत में कामयाब होंगी या चलेंगी अगर नंबर नेगेटिव हुआ। अगर नंबर नेगेटिव ना हुआ फिर तो सीधी रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर नंबर नेगेटिव हुआ तो पहले वो पॉजिटिव होगा, उसके बाद ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ये नंबर रिटर्न कर दिया जाएगा। बात समझ आई? यस सर। यस सर। यस सर। मिसाल के तौर पे हम इसको यहाँ कोड करते हैं। अब सर जरूरी है वो पॉजिटिव कर देगा नंबर को? जी जी, जाहिर है। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड के साथ ऐसे साइन हटाना पड़ता है ना हमें। सही है सर। सो हमने एक प्रोसीजर बनाया डेफ एब्सोल्यूट, जो एक नंबर एज इनपुट लेता है और फिर ये देखता है कि नंबर नेगेटिव तो नहीं है, सॉरी, अगर नंबर नेगेटिव है तो ये नंबर को कर देता है पॉजिटिव। नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। और फिर इफ़ स्टेटमेंट से हम बाहर आ गए। अब हम नॉर्मल फ्लो में यहाँ पे लिख रहे हैं, ये स्टेटमेंट इस फंक्शन के ब्लॉक का हिस्सा है, इफ़ का हिस्सा नहीं है। तो मैं लिखता हूँ रिटर्न नाम, राइट। चला के देख लें इसे। तो एब्सोल्यूट को अगर हम पास करें 5 तो 5 ही दे देता है, लेकिन अगर हम -5 रिटर्न दें तो ये फिर हमें दोबारा 5 ही देता है। तो जब हम सिर्फ 5 पास करते हैं तो ये इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिर्फ रिटर्न 5 हो जाएगा। लेकिन अगर -5 देते हैं तो ये कंडीशन ट्रू होगी और ये लाइन भी एग्जीक्यूट होगी और अब नाम चेंज होकर 5 रिटर्न होगा। सो गॉट दिस? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आप ये बता दें, ये आपने मैंने खोला हुआ है ना इधर आइडियली, तो वो बहुत छोटे छोटे लफ्ज मुझे शो हो रहे हैं। आप ये बड़ा कैसे किया आपने ये फॉन्ट? बेटा आप ऐसे करेंगे आइडियली, लेट मी जस्ट सी, ऑप्शंस में जाएंगे। जी सर। कॉन्फ़िगर आइडियली, जी जी सर। और ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ साइज़ आ रहा है, ठीक है। तो साइज़ को आप सेलेक्ट करके आप बड़ा साइज़ आपका 10-12 जो भी है, मैंने इस वक्त 25 रखा हुआ है, ठीक है। तो आप अपना साइज़ चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ओके जी, ये एग्जांपल समझ आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। अच्छा, अब आपको पता है कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करती है, तो एक छोटा सा काम ज़रा आप लोग करने की कोशिश करें और कामयाबी नाकामी दोनों सूरतों में मुझे बताइए। ये है एक आपके सामने एग्जाम्पल क्विज जो आपको करना है। डिफाइन अ प्रोसीजर बिगर दैट टेक्स इन 2 नंबर्स एज इनपुट्स। एक प्रोसीजर आपको बनाना है, उसका नाम आप रख लीजिए बिगर। उसको दो नंबर देंगे बतौर इनपुट और वो दोनों नंबर्स में से जो बड़ा है वो आपको बताएगा कि बड़ा कौन सा है। मिसाल के तौर पे अगर आप उसे देते हैं 2 और 7 तो वो आपको 7 बताए, अगर आप देते हैं 3 और 2 तो वो आपको 3 बताए, और अगर दोनों बराबर हैं तो ज़ाहिर है इट विल टेल एनी ऑफ दोस, सो 3। सवाल समझ आया आप लोगों को? सर इसमें सिर्फ इफ की लगा सकते हैं या एल्स भी लगा सकते हैं?
बेहतर है इफ़ ही लगाइए, बट यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके डन सर। ओके गुड। हो गया। ओके गुड। सब बच्चे कर रहे हैं। वॉइस नहीं आ रही। कितने लोगों को वॉइस का प्रॉब्लम है? आफरीन को है, बाकी आ रही है। ओके बेटा, कभी कभी जो अपना वो फ्लक्चुएट कर जाती है। वैसे थोड़ी देर पहले मैं बोल ही नहीं रहा था, आई वाज जस्ट क्वाइट वेटिंग फॉर यू टू वाइंड अप। तो काम शाबाश सब पूरा करें। और बेटा हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ स्टेटमेंट, ये प्रोसीजर, ये क्विज़ आपके सामने लिखा हुआ है, ये हम कर रहे हैं इस वक्त। सब लोग ये कर लें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है करने में तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। लेकिन खामोशी से बैठे मत रहिए, प्लीज़ डू इट।
बेटा हो गया, कुछ बताइए। जी सर हो गया। ओके गुड। तो आई वुड बी हैप्पी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर और कोई सवाल पूछना चाहता है तो फर्स्ट गो अहेड, देन वी विल सॉल्व इट एनीवे। बताएं सर, ये मुझे वो समझ नहीं आ रही प्रोसीजर में क्या लिखूं इससे। ओके ये तो ब्लैक एंड वाइट आंसर है। यानी इनके वो पास थोड़ा- स्टेटमेंट क्या लिखे हैं, ग्रेटर देन या माइनस इफ, क्या यूज करें इस तरह? ओके ओके जी, चलें लेट्स डू इट देन। सो हमें प्रोसीजर बनाना था डेफ बिगर, जो बतौर इनपुट लेता है दो नंबर्स, num1 num2 हम इसे कह देते हैं, राइट। हम कहते हैं इफ num1 is greater than num2 तो रिटर्न num1। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो num2 रिटर्न करते हैं। अब ज़रा इसको गौर से देखिए और इससे समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये काम करेगा। करेगा सर। ओके अगर किसी को इस कोड को देखकर कुछ अजीब लग रहा है, कोई बात उसको समझ नहीं आ रही, कोई डाउट लग रहा है तो पूछिए। नो सर। ऐसा हो नहीं सकता कि सबको लगे कि बिल्कुल 100% ठीक है। सर जी करेंगे तो पता चलेगा सर। आप सर ये num1 तक तो ठीक है, num2 क्यों लिखा हुआ है नीचे, रिटर्न नंबर 2? देखिए इस प्रोसीजर को बताना है जी। मैं यार देखो, जो चीज़ हमने डिस्कस नहीं की ना उस पर आप ना जाया करें, क्योंकि फिर बाकियों के लिए थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, ज़ाहिर है हम बहुत जल्दी आगे चले जाएंगे। अच्छा अब देखिए इस प्रोसीजर ने काम क्या करना है कि इसको हम दो नंबर इनपुट के तौर पे देंगे और ये जवाब देगा कि इनमें से बड़ा कौन सा है। तो जवाब देने के लिए वो आप कह लें कि रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेगा, यानी जो बड़ा नंबर है वो रिटर्न करेगा कि जी ये मैंने बड़ा रिटर्न कर दिया दोनों में से। अब हम पहले चेक करते हैं कि क्या पहला नंबर दूसरे से बड़ा है। हम क्या लिखते हैं, इफ num1 इज बिगर देन num2। अगर num1 num2 से बड़ा है तो इसका मतलब है num1 बड़ा है और num1 रिटर्न कर दें। ठीक हो गया? यस सर। लेकिन दूसरी सूरत भी तो हो सकती है ना कि num1 num2 से बड़ा ना हो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका मतलब ये है कि num1 नहीं बल्कि num2 बड़ा तस्वर किया जाएगा उस सूरत में। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी और आप नीचे आकर ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रिटर्न कर देंगे कि नहीं जी, फिर num2 को बड़ा कह के बता दें। ठीक हो गया? ओके यस सर। सर यस सर। यस सर। सर सर इसे एक बार पाइड्रॉइड वाले फॉर्मेट में लिख के दिखा दें। ओके अभी लिख लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पे हम लिखेंगे बिगर और हम लिखते हैं 2 3। 2 3 के केस में ये यहाँ जाकर रिटर्न करेगा, बिकॉज ये देखेगा 2 3 से बड़ा है, फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ रिटर्न करेगा। अगर हम इसको पास करते हैं 4 3 तो ये फिर यहाँ से रिटर्न करेगा, क्योंकि 4 इज़ ग्रेटर दैन 3 तो ये वाली रिटर्न स्टेटमेंट कहेगी कि 4 बड़ा है। ठीक है? और अगर आप इसे पाइड्रॉइड वाले फॉर्मेट में, पाइड्रॉइड का फॉर्मेट यूं ऐसा नहीं है कि वो पाइड्रॉइड ही का फॉर्मेट है, यहाँ पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। हम लिखते हैं इफ़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर
नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल टू कोट्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ कॉल किया इसे, ये कॉल यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि यहीं पे कॉल कर लेंगे। आप लिखेंगे बिगर। सर आपने 3 बार कोट्स डाल दिए, अंडरस्कोर डाल दिए लास्ट में। ओके, सो बिगर को आप दे दें नंबर्स, मिसाल के तौर पे आप वेरिएबल देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। num1 इज इक्वल टू, बल्कि num1 ऊपर लिखा हुआ है तो आप number1 इज इक्वल टू 4, number2 is equal to 6, and then you say number1, number2, and use a print statement. Better use a print statement when doing it like that, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करें तो इस एग्जीक्यूशन की सूरत में देखिए मुझे यहाँ से कुछ कॉल नहीं करना पड़ा, मुझे डायरेक्टली यहाँ पे जवाब आ गया। तो जैसे मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ तो वो चूँकि मैंने स्टेटमेंट वहीं पे लिख दी है अब, तो वो वहीं से हमें जवाब दे देंगी, ठीक है। यस सर। अगर आप ये वेरिएबल यहाँ नहीं डिक्लेयर करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो यू कैन राइट 4 2 and it can still give you the answer that you're looking for, right? Yes, सर ये इंटरप्रेटर से बेहतर रहेगा यहाँ पे लिखना। चलिए आपको ये बेहतर लगता है तो यूं कर लीजिए, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि बेहतर है इंटरप्रेटर में लिखिए, लेकिन आपकी ख्वाहिशात का एहतराम हम करते हैं। जी सर। ओके जी, सो आगे चलते हैं। अब अक्सर हम टेम्प्टेड महसूस करते हैं कि यानी हमारी बात सिर्फ अगर से पूरी नहीं होती, हमें वरना भी कहना पड़ता है, ठीक है। कि हम कहना चाहते हैं कि यार अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो, वरना। तो जैसे अभी हमारे कुछ भाइयों को पहले लग रहा था कि यहाँ कुछ ऐसा करें कि थोड़ा ज़्यादा इंट्यूटिव लगे। अब देखिए मैंने इस कोड में क्या तब्दीली की है। मैंने लिखा कि अगर ऐसा है तो ये रिटर्न कर दो, वरना ये रिटर्न कर दो। अब ये वरना लिखना या ना लिखना दोनों केसेस हमारे लिए इस सूरत में बराबर हैं, यानी हम एल्स लिखे बगैर भी वही काम कर रहे थे जो एल्स लिख के कर रहे हैं, लेकिन हमें एल्स लिख के ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। यानी हम यहाँ लिख रहे हैं ना, अगर num1 num2 से बड़ा है तो फिर num1 रिटर्न कर दो, वरना num2 रिटर्न कर दो। तो शायद आपको यूँ लगेगा आपके ये ज़रा ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा एक्सप्रेसिव, ज़्यादा इंट्यूटिव हो गया है। क्या आपको ऐसा ही लग रहा है? यस सर। जी सर। ठीक है, लेकिन ये कोड और जो कोड पहले लिखा हुआ था ये बिल्कुल सेम काम करते हैं, राइट। तो यू सॉ इस केस में हमने ये कॉल किया यहाँ से, राइट, सो इट वर्क फाइन। सो आप एल्स लिखे बगैर भी ये करेंगे तो इट विल मीन द सेम थिंग। वही काम, राइट। बट हमें लगता है कि अगर हम एल्स लिख देंगे तो ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव, ज़्यादा इंट्यूटिव और ज़्यादा कंपोज्ड लगेगा कंपेयर टू द फर्स्ट सीन, ठीक है। लेकिन आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि अगर हमने प्रीवियस केस में एल्स नहीं लिखा था तो वो प्रैक्टिकली वही काम कर रहा था जो कि एल्स के केस में कर रहा है। बट एनीवे वी कैन ऑप्ट टू राइट एल्स हियर नाउ, दैट मेक्स इट लिटिल मोर। तो आपका स्ट्रक्चर क्या है? आप इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, टेस्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर आपकी इफ स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और वरना वाला केस सिर्फ उस सूरत में एग्जीक्यूट होगा अगर आपकी इफ कंडीशन फॉल्स है। तो अगर फॉल्स हो गई है तो फिर आप एल्स में आ जाएंगे और एल्स में लिखी हुई स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। यानी ये दोनों चीज़ें एक्सक्लूसिव हैं, या इफ वाला ब्लॉक चलेगा अगर कंडीशन ट्रू हुई, या फिर एल्स वाला ब्लॉक चलेगा अगर कंडीशन फॉल्स हुई। जैसे कि हमने इस क्लूजर में देखा, अगर ए बी से बड़ा है तो ये स्टेटमेंट चलेगी, और अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर ये स्टेटमेंट चलेगी।
ठीक है जी। यस सर। ओके, अब आपसे एक और काम करने को कहा गया है। डिफाइन अ प्रोसीजर इज फ्रेंड। आप एक प्रोसीजर बनाएंगे, उस प्रोसीजर का नाम रखेंगे इज फ्रेंड, दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज इट्स इनपुट and outputs a boolean indicating if the input string is the name of a friend। तो आप उसको एक string as input देंगे और आपको जवाब मिलेगा ट्रू या फॉल्स। अच्छा, अब क्राइटेरिया ये है, मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि हर वो शख्स जिसका नाम डी से शुरू होता है वो हमारा दोस्त है, ठीक है। तो आप इस प्रोसीजर को नाम पास करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप नाम का पहला कैरेक्टर चेक करेंगे, अगर वो डी से शुरू हो रहा है तो आप ट्रू रिटर्न कर देंगे, वरना फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ज़रा कोशिश कीजिए। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, वो मैंने बनाया जो पहले है ना प्रोग्राम एंड्रॉइड पे, वो जवाब में नन बता रहे हैं। दिखाइए। ये देखें सर, एक बार ये देख लें पहले। बेटा रिटर्न ए और रिटर्न बी एक ही जगह पे नहीं हो सकते ना, ज़रा पीछे जाएं। जो रिटर्न बी है ये पीछे करें, इसको रिटर्न बी को जहाँ इफ शुरू हो रहा है उसी जगह पे, हाँ यहाँ डिलीट प्रेस करके इसको पीछे लेके आए। हाँ ठीक है, अब एग्जीक्यूट करें। थैंक यू सर। हो गया जी। ये कोई दोस्ती वाला मसला भी हल कर लिया आपने या नहीं? किसी ने कर लिया है तो बताइए।
बेटा कहीं स्टक है तो बताइए। सिरे से ही स्टक हैं सर। जी अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए ताकि हम देखें कि हम इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं। सर कर लिया। ओके गुड। अभी जो भाई ये कह रहे थे कि स्टक हैं सिरे से, वो अपनी स्क्रीन शेयर करें, हम उनकी स्क्रीन पे ही इस मसले को हल करते हैं। ओके सर मैं करता हूँ शेयर। यहाँ लिखा हुआ है आपका नाम आ रहा है अभी वो प्रेजेंट। चलो मैं प्रेजेंट कर। ओके आई हैव स्टॉप्ड इट, यू कैन स्टार्ट नाउ। यहाँ सर मुझे वो स्ट्रिंग ही समझ नहीं आ रही जो मैं लिखूँ यहाँ पर। ओके कोई वेरिएबल नेम लिख दीजिए यहाँ पे। एस लिख दें। एफ लिख दूं सर? जी एस 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 लिख दें। एस इट्स अ वेरिएबल नेम है ना, वेरिएबल नेम कोई भी लिख दिए। ओके आगे चलिए अब। प्लीज सर बताएं। अब लिखिए इफ स्पेस एस स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 लिखिए इक्वल नॉट असाइनमेंट इक्वल सिंगल कोट्स में लिखिए कैपिटल डी कॉलन एंटर रिटर्न ट्रू कैपिटल टी से। एंटर रिटर्न फॉल्स कैपिटल एफ से। चलाइए कॉल कीजिए फंक्शन को। वो मुझे सर वो शॉर्टकट की नहीं आती जी। शॉर्टकट की वो मुझे नहीं पता। कॉल कीजिए फंक्शन को। कोई नाम इसमें लिख दें। इसको स्ट्रिंग के तौर पे लिखना है। थैंक यू सर। ओके जी, कोई और भी कुछ कहना चाहेगा अबाउट दिस? अभी No, तक sir. मेरा ख्याल है कि 4-5 लोगों ने ही किया इसे सिर्फ। That's pretty slow. Okay. Anyway, so हमें प्रोसीजर बनाना है is friend. We will pass it one string as variable name. माइक बंद कर दें अपना प्लीज।
सो हमें चेक ये करना है कि क्या जो नाम है उसका पहला कैरेक्टर डी है। सर आपकी स्क्रीन शो सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। So you define this procedure is friend, अब you pass it a variable, right? So हमने variable का नाम name रख लिया, and you need to check if the first character of the name that you have passed is D. If it is D, you'll say return true, that yes, this person is my friend, and you can return false in other case. And as we did earlier, अगर आपको लगे कि नहीं इसको मैंने else में लिखना है तो आप इसको else में लिख सकते हैं, right? So this is pretty good to go now. So you say is friend. So आप कहते हैं जी क्या दीन मोहम्मद मेरा दोस्त है, तो वो कहता है जी बिल्कुल दीन मोहम्मद आपका दोस्त है। और आप कहते हैं जी क्या फजल दीन भी मेरा दोस्त है, तो कहता है नहीं जी फजल दीन आपका दोस्त नहीं है, बिकॉज इट डजंट स्टार्ट विद डी। ठीक है जी। अच्छा, फिर एक चीज़ ये कि आपको ये लग सकता है कि जी ये कैपिटल डी की बजाय अगर स्मॉल डी से एंटर किया हुआ हो तो फिर तो ये मानेगा नहीं। ठीक है, तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन है, आप और का कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे डी लिख सकते हैं। यू सी ये वर्ड क्या लिखा मैंने, और सो और एक बुलियन डिसजंक्शन है जो बेसिकली आप जैसे कहते हैं ना दो चीज़ों के दरमियान अगर आप और करते हैं या, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक भी ठीक हो तो आपकी कंडीशन ठीक होती है। यानी ये कैपिटल डी से शुरू हो या स्मॉल डी से शुरू हो, ये कंडीशन ट्रू होगी। ये फॉल्स सिर्फ उस सूरत में होगी जब ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो, यानी या ना तो नाम कैपिटल डी से शुरू हो रहा हो ना स्मॉल डी से शुरू हो रहा हो। तो अब अगर हम इसको रन करें तो फजल दीन के केस में तो ये ज़ाहिर है अगर मैं डी स्मॉल भी लिख दूं तो ये ट्रू कहेगा, राइट। प्रीवियस केस में ज़ाहिर है ये फॉल्स कहता। Okay, define a procedure is friend that takes a string as an input and outputs a boolean indicating if the string is the name of your friend। और इस केस में ये कह रहा है कि आप फ़र्ज़ करें कि जिसका नाम डी से या एन से भी शुरू होता है तो दोनों आपके दोस्त हैं। ठीक है, प्रीवियस केस में हमने सिर्फ डी रखा हुआ था, इस केस में हम कह रहे हैं कि डी या एन दोनों से शुरू हो रहा है तो आप अपना कहेंगे कि हमारा दोस्त है। अब ये एग्जाम्पल आपके सामने है और ज़रा अब ये प्रोसीजर बनाइए जिसमें आप डी और एन दोनों को अकोमोडेट कर लें कि डी से शुरू हो रहा है तो भी आपका दोस्त है और एन से शुरू हो रहा है तो भी आपका दोस्त है। और अब आप ये दोनों काम कर लीजिए कि कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल एन स्मॉल एन, दोनों को अकोमोडेट कर लें। शाज़ेब भाई आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं इस टाइम? सर हमारे क्लास में 39-40 बच्चे तो नहीं हैं। आप किस क्लास के हैं? सर BSIS इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपकी क्लास 3 बजे है। ओके सर।
इसका बता दे थोड़ा सा। क्या पुत्र ਤੁਹਾਡੇ सामने कोड लिखा आया है, यू शुड बी एबल टू अमेंड इट अ लिटिल, थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी है, कोशिश कीजिए। ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है आपसे, ये सामने लिखा हुआ है। क्यों जी, ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है आपके पास, जो कोड आपके सामने लिखा हुआ है? Okay, many of you have done it. That's pretty good. There is nothing much that you need to change here. आपको सिर्फ ये करना है कि ये conditions ज़ाहिर है, जितनी conditions हैं सारी आपको लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे. So what you can do is you can write it like this. Yes sir. Yeah. So you have a long condition if name of 0 is D or name of 0 is small d or name of 0 is n or name of 0 is small n, return true, otherwise return false. So here we go. Okay, sorry. So just that आपने अब conditions extend कर ली, कैपिटल डी है या स्मॉल डी है या कैपिटल एन है या स्मॉल एन है, तो रिटर्न ट्रू करेंगे वरना रिटर्न फॉल्स करेंगे. सो इट्स द सेम थिंग दैट वी वर डूइंग बिफोर. सो यू से नदीम आपका दोस्त है, बिल्कुल है, और आप कहते हैं कि क्या नादिया आपकी फ्रेंड है, तो नादिया भी हैं स्मॉल एन से, राइट. सो दिस इज़ इट. इतना ही करना है आपको इस एग्जांपल के अंदर. इस एग्जांपल में कोई बात आपको मुश्किल लग रही है, समझ नहीं आ रही, तो पूछ लीजिए. तो ये और एक्सप्रेशन के ज़रिए हमने जोड़े हैं. अब एक काम आपको दे के जा रहा हूँ मैं, ये आप काम खुद करेंगे. सर एक क्वेश्चन है जी. जब हम इनपुट दे रहे हैं तो एट ए टाइम कॉमा लगा के तो नहीं दे सकते ब्रैकेट में? यहाँ आपने कितनी इनपुट्स दी हुई हैं? हेलो जी. यहाँ आपने कितनी इनपुट्स दी हुई हैं फंक्शन के अंदर? आपने क्या बताया हुआ है कि फंक्शन कितनी इनपुट्स लेगा? इधर 2 दे सकते हैं सर. दे सकते हैं भाई, फंक्शन चेंज कर लें, प्रोसीजर चेंज कर लें. यहाँ आप कहें जी आप एक नेम 1 नेम 2 2 देंगे, फिर दोनों को अकॉर्डिंगली हैंडल कर लें जैसे भी करना है. तो तजुर्बे कर लिया करें, तजुर्बे करने में क्या हर्ज है. ठीक है सर. ठीक है. सो एक काम अब आपके ज़िम्मे है, ये आप कल हमारी क्लास 1 बजे होगी. ओके, इस वीक हमारी 3 क्लासेस हो जाएंगी, हम थोड़ा सा बैकलॉग अपना कवर कर लेंगे. सो नेक्स्ट फिर उसके बाद हमारी क्लासेस ट्यूसडे थर्सडे में ही 1 बजे रेगुलर हुआ करेंगी. सो टुमारो वी विल हैव अ क्लास एट 1, राइट. सो डिफाइन अ प्रोसीजर बिगेस्ट that takes 3 numbers as inputs and outputs the greatest of 3 numbers. हमने ऑलरेडी बिगर के नाम से एक प्रोसीजर डिफाइन किया था जो 2 नंबर्स में से बड़ा बताता था. अब आपको क्या करना है कि 3 नंबर्स बतौर इनपुट देने हैं और तीनों में से सबसे बड़ा बताना है. ये काम अभी आप बैठकर खुद करेंगे, राइट. और कल जब आप तशरीफ लाएंगे तो ये आप अकम्प्लिश करके आएंगे. इसके लिए अगर आपको थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ती है, इंटरनेट से सर्च करना पड़ता है, तो सर्च कीजिए, बट यू शुड बी एबल टू डू इट. ठीक है. Okay sir. Yes sir. Okay sir. Okay, so we end the session for now. ठीक है जी.